रहीम रब्बिशराहली सदरी फयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा बेटा टॉपिक है इलियट व्यू ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, इलियट का क्या व्यू था मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटा मीन बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन बॉडी। ठीक है, बियॉन्ड द बॉडी आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इलियट का क्या व्यू था? जॉन डन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इतना इजी टॉपिक है कि आप इजीली इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर उसने, मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, जब भी कोई ऐसे लिखा जाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ आर्गुमेंटेशन होती है, फिर उसको डी आर्गुमेंटेट कर किया जाता है। जैसे एक एसेइस्ट होता है या एक क्रिटिक होता है, वो एक चीज ले लेता है, उसने यहाँ पे मेटाफिजिकल पोइट्स ले लिया, इसके अंदर वो 3-4 पहले अपने वो रखेगा, आर्गुमेंट्स रखेगा, वो इस चीज को डिवाइड करेगा 3 सेक्शंस में। ठीक है, वो डिफरेंट चीजों की बात करेगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री को वो 3 सेक्शंस में पहले डिवाइड करेगा, और फिर उन 3 सेक्शंस को डिफरेंट क्रिटिक्स के व्यू पॉइंट से या डिफरेंट वर्क्स के व्यू पॉइंट से, कभी वो जॉन डन को, कभी वो डॉक्टर जॉनसन को, कभी वो किसी और राइटर को ले लेगा कि उसके जरिए, या एलिजाबेथन्स को ले लेगा और उसके जरिए वो मेटाफिजिकल पोइट्री को एवेलुएट करता है या एलेबोरेट करता है, और फिर आपको बताता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री का क्या रोल था होल पोइट्री के अंदर। पहले तो हमने पढ़ा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, कि एक ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, इनका आपस में क्या लिंक होता है, कैसे आज का जो आर्टिस्ट है वो जो है आप लोगों को आज का जो आर्टिस्ट है वो किस तरह प्लेफुली जो है अपनी प्ले राइटिंग करता है, वो किस तरह से जो है एक अच्छा मास्टरपीस बनाता है ऑफ आर्ट। तो एक आर्टिस्ट को कैसा होना चाहिए, उस आर्टिस्ट को डिफाइन करने के बाद फिर हमने इम्पर्सनल थ्योरी पढ़ी कि इम्पर्सनल थ्योरी क्या होती है। इम्पर्सनल थ्योरी यानी कि अपनी पर्सनालिटी को निगेट करके या अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपने आप को निगेट करके आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको कीट्स की मिसाल दी कि वो अपने आप को निगेट करके वो एक और दुनिया में चला जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, अब वो मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में उसने कुछ आर्गुमेंटेशन की थी। उसका क्वेश्चन है यहाँ पे, इलियट्स व्यू ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी, के इलियट का क्या व्यू था मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में, 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। और मेटाफिजिकल देखते ही आपको जॉन डन जरूर याद आया होगा। Eliot's essay, The Metaphysical Poets, is one of the most significant critical document of the modern age. ठीक है, most significant और critical document है ये modern age का. He throws new light on the metaphysical poets and shows that metaphysical poets are neither quaint nor fantastic. ना तो वो इतने कोई quaint थे, ना वो fantastic थे. Rather, they are great and mature poets. वो mature poets थे. They do not represent a digression from the mainstream of English poetry. उन्होंने कभी भी mainstream of English poetry से कोई digression show नहीं की। बेटा माइक अपना ऑफ कीजिएगा। अच्छा, they do not represent a digression from the mainstream of English poetry. Rather, they maintain a continuation of English poetry. For this purpose, Eliot examines with suitable illustrations of characteristics, which are generally considered metaphysical one matter. अब इस सारी चीजों को, इस चीज को कि मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे, उसने इसको कैरेक्टराइज कर दिया डिफरेंट इलस्ट्रेशंस के साथ। अब हम देखते हैं कि उसने किस तरह से उसको मेटाफिजिकल को एलेबोरेट किया। He observed first there is elaboration of a simile. ठीक है, सबसे पहली चीज जो उसने खुद से ऑब्जर्व की, उसने कहा उसके अंदर एक सिमिली होती है, टू द फार्देस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। एक लॉन्ग, आपने वो पढ़े थे कंसीट्स, पढ़े थे, आपको याद होगा मेटाफिजिकल पोइट। कंसीट क्या होता है? दैट इज अ फार फेच्ड इमेज। ठीक है, वो कहता है, शायर कहता है, वो जो जॉन कीट्स है, सॉरी जॉन डन है, वो कहता है अपनी बिलव्ड को कि देखो हमारा जो रिलेशन है वो एक गोल्ड की तरह है। ठीक है, वो कहता है कि जो कि उसको जितना मर्जी बीट कर लो वो लंबा हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। फिर वो कहता है कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्विन कंपस की तरह, वो जो ट्विन नीडल्स होती है ना कंपस की, हमारा उसकी तरह जो दरमियान से जुड़ी होती है लेकिन जिनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं। यानी कि हम बेशक दुनिया के डिफरेंट कोनों में हो, तुम साउथ में हो और मैं नॉर्थ में हूँ, फिर भी हम दरमियान से जुड़े ही रहेंगे। तो ये क्या होता है? दैट इज द सिमिली। ही इज कंपेयरिंग हिज रिलेशनशिप विद द कंपस। तो वो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर एक सिमिली को, वो कहता है कि वो जो फार्दर पॉसिबल एक्सटेंट है ना, या फार फेट इमेजेस हैं, वो टू बी मेट फ्रीक्वेंटली इन द पोइट्री ऑफ डन एंड कॉली।
दो पोइट्स उसने बात की सिमिली से रिलेटेड, जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, नंबर 1 डन एंड नंबर 2 कॉली. Secondly, he says there is a device of development of image by rapid association of thought. फिर हमने क्या देखा उसी कंसीट के अंदर, देखा कि उसके अंदर रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट्स थी, डिफरेंट थॉट्स चल रही होती थी और वो एक थॉट को एसोसिएट कर देता था किसी मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो बियॉन्ड बॉडी. इससे पहले क्या होता था, मतलब लोग अपनी बिलव्ड की ब्यूटी को फूल से कहते थे, मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत है, जैसे कि कोई फूल हो, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रेड रोज, ठीक है, इस तरह से. लेकिन ये एक फार फेच्ड इमेज थी, कहाँ महबूबा और कहाँ पे कंपस, ठीक है. दैट इज जस्ट अ फार फेच्ड इमेज के यार देखो, आप देखो किस तरह से वो थॉट्स को रिलेट कर रहा है, इमेजेस के साथ एसोसिएट कर रहा है. फिर वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमेज बाय रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट रिक्वायरिंग कंसिडरेबल एजिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर. अब ये क्या करता है, ये रिक्वायर करता है कंसिडरेबल एजिलिटी के ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर. मैं मी एज अ रीडर बट आई एसोसिएट, मतलब मेरे लिए उस इमेज को मैं किस तरह से एसोसिएट करूंगी, मेरे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है. Thirdly, the physical poets produce their effect by sudden contrast. दूसरी चीज वो कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है. मैं इसी कंपस को ले लेती हूँ, एक महबूबा को वो कंपेयर कर रहा है, एक या अपने रिलेशन को वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, एक कंपस के साथ. अपने रिलेशन को वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, गोल्ड के साथ, मेटल गोल्ड के साथ, ठीक है. तो इन द लाइन बाय जॉन डन, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बॉन. अब द रेलिक आपने पढ़ी होगी, जॉन डन की पोइम, जिसके अंदर वो द रेलिक किसे कहता है, पुराने जमाने में क्या होता है. अब पहले मैं ये लाइन पूरी करती हूँ, फिर मैं आपको इसका वो बताती हूँ कि दस इन द लाइन बाय जॉन डन, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन, द रेलिक, द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सडन कंट्रास्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ब्राइट हेयर एंड बोन. ब्राइट हेयर किसका, उसकी बिलव्ड का, और बॉन किसकी है, उसकी अपनी है. पुराने जमाने में रोमांटिक दौर में क्या होता था कि जब भी कोई महबूब अपनी महबूबा से दूर होता था, या वो नाइट्स का दौर देख लें जिसमें जो फौजी जवान होते थे वो अपनी वाइफ को छोड़ के किसी दूसरे शहर जा रहे होते थे, तो एज अ टोकन ऑफ लव वो जो महबूबा होती थी वो अपना वो जो बाल है ना, अपने बाल, उसकी एक लट जो है वो अपने अपने महबूब के बाजू के ऊपर बांधती थी कि दिस इज माई टोकन ऑफ लव, तुम्हें ये जो मेरे बाल हैं, ये जो मेरी लॉक ऑफ हेयर है, ये ताहयात जो है तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी. अब ये जो द रेलिक है, ये बॉन किसकी है, ये लवर की बॉन है, और ब्राइट हेयर किसका, उसकी बिलव्ड का है. तो आप देखिए किस तरह से वो एक पावरफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उनकी मोहब्बत का, कि वो सडन कंट्रास्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ब्राइट हेयर जो कि उसकी बिलव्ड का, और बॉन किसकी है, उसके लवर की है, ठीक है. लवर और बिलव्ड की देखें आपस में एसोसिएशन वो किस तरह कर रहा है कि एक मरे हुए इंसान की जो बॉन है उसके साथ एक एज अ रेलिक जो है, तबर्रक, ठीक है, रेलिक जो पीछे बच जाती है, बची कुची चीजें, उसको भी कहा जाता है या तबर्रक को भी कहा जाता है. तो वो कहता है कि ये जो ब्राइट हेयर है वो उस बॉन के ऊपर आज भी बंधा हुआ है, वो एक एसोसिएशन बता रहा है उसकी आपस में क्या रिलेशन है उनका, उनका लव रिलेशन जो है उसको एक्सप्लोर कर रहा है. Eliot says that such telescoping of images and contrast of association are not characteristics of poetry of Donne alone. It also characterizes Elizabethan dramatists like Shakespeare, Webster, Turner and Middleton. ठीक है, मिडल्टन मरे की बात करें. अब वो कहते हैं ये सिर्फ आपको जॉन डन की पोइट्री में नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे इस तरह के जो है आपको राइटर्स मिलेंगे जिन्होंने इसको कैरेक्टराइज कराया किया. सो दे सजेस्ट दैट डन, कॉले एंड अदर बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन ट्रेडिशन and not to any new school. The dominant characteristics of Donne's poetry are also the characteristics of the great Elizabethan, so is closer to Elizabethan than any new school. अब जो है वो कहता है कि ये इसके जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं डन पोइट्री के, ये किसके हैं, ऑफ ग्रेट एलिजाबेथन. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सो ही इज क्लोजर टू एलिजाबेथन देन एनी न्यू स्कूल. तो जॉन डन जो है वो किसी भी न्यू स्कूल से ज्यादा एलिजाबेथन से करीब है. उसके बाद कहता है देन इलियट टेक्स अप डॉक्टर जॉनसन्स फेमस डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन व्हिच ही हैज ट्राइड टू डिफाइन हिज पोएट्री बाय हिज थॉट.
अब वो जॉन डन को, मैंने आपको अभी बताया था ना कि कुछ आर्गुमेंटेशन और डी आर्गुमेंटेशन होती है। आर्गुमेंट करने के लिए हमें कुछ कोट्स चाहिए होती हैं। हम आर्गुमेंट करते हैं कि भाई फलाने राइटर ने भी ऐसे कहा था, फलाने क्रिटिक ने ये काम किया था, तो अब वो वही बात कर रहा है। वो कहता है कि वो डॉक्टर जॉनसन जो है उसको उसकी मेटाफिजिकल, उसकी फेमस डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री को वो लेता है, और वो कहता है कि डॉक्टर जॉनसन इन हिज आर्टिकल लाइफ ऑफ कौली points out, sorry, Cawley points out that in metaphysical poetry, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. तो कहता है कि ये उसने मेटाफिजिकल पोइट्री की एक डेफिनेशन बताई थी कि द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड टुगेदर बाय वायलेंस, योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर जॉन डन का, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अक्सर आए हुआ होता है कि द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। हेट्रोजीनियस आइडियाज क्या होते हैं? हेट्रो मीन डिफरेंट, मैनी, होमो मीन सेम, एक जैसे। हेट्रो मीन जो अलग अलग होते हैं। हेट्रोजीनियस आइडियाज जो है मेटाफिजिकल पोइट्स में योक टुगेदर बाय वायलेंस, जैसे अंडे को फेंट देते हैं ना, तो सफेद और येलो जर्दी जो है वो आपस में मिक्स होके वो एक ही यकजान हो जाते हैं। इसी तरह मेटाफिजिकल पोइट्री में हेट्रोजीनियस आइडियाज को योक टुगेदर करके और उनको यकजान बना दिया जाता है बाय वायलेंस। यानी जाहिर बात है, अंडा जब आप फेंटते हैं तो बड़ा जोर लगा के फेंटते हैं। They bring together of heterogeneous ideas and compel them into unity by operation of poet's mind. और ये जो violence together क्या है, ये operation of poet's mind है। अच्छा, आप टी एस इलियट की जरा पोइट क्रिटिसिज्म में देखिएगा, वो पोइट के माइंड को बहुत ज्यादा पे बहुत एम्फेसिस करता है। कल भी हमने पोइट के माइंड की बात पढ़ी थी। He objects that countless instances of such fusion of opposite and dissimilar concepts can be cited at random from all points. वो कहता है, यही तो वो ऑब्जेक्ट करता है कि इतने सारे काउंटलेस इंस्टेंसेस को किस तरीके से एक फ्यूजन ऑफ ऑपोजिट एंड डिसिमिलर कॉन्सेप्ट। देखिए कहाँ पे, मैंने आपको अभी भी बताया, कहाँ पे एक बिलव्ड और एक लवर का रिलेशन, और कहाँ पे एक रेलिक, कहाँ पे कंपस और कहाँ पे कंपस की नीडल्स, और कहाँ पे एक लवर और बिलव्ड का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो इतने रैंडमली थॉट्स को यॉक टुगेदर कर रहा है? ये पोएट का माइंड होता है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी आर्टिस्ट्री। बट सच यूनिटी इज प्रेजेंट इवन इन द पोएट्री ऑफ जॉनसन हिमसेल्फ। जॉनसन ने खुद भी ऐसी ही पोएट्री की थी। The force of Dr. Johnson's remark lies in the fact that the metaphysical poets would yoke by violence dissimilar ideas. Dissimilar यानी कि different ideas जो आपस में similar भी नहीं होते, उनको भी by violence वो yoke together करते हैं. Only they could not unite them or fuse them into a single whole. But this is not a fact. Eliot says that a number of poets of the school of metaphysical poets have eminently succeeded in uniting heterogeneous ideas. वो कहता है कि ये जो नंबर ऑफ पोइट्स है ना स्कूल के, ये एमिनेंटली सक्सीड हो चुके हैं इन हेट्रोजीनियस आइडियाज को जोक टुगेदर करने में। ही कोट्स फ्रॉम हर्बर्ट, कॉली, बिशप, किंग एंड अदर पोइट्स टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट। ठीक है, अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फिर मैंने आपको कहा ना ऐसे में हमेशा आर्गुमेंटेशन होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ कोट किया जाता है, देन उसकी डी आर्गुमेंटेशन होती है, देन वो ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है। Therefore, he concludes that in the light of Dr. Johnson's definition, metaphysical poetry cannot be differentiated from other poetry. मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दूसरी पोइट्री, ये भी उस पोइट्री का हिस्सा ही है। The fault with Dr. Johnson's point out is not there. Rather, the unity of heterogeneous ideas is common to all poetry. वो कहता है कि यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन की, अब डीऑर्गुमेंटेट कर रहा है ना, पहले उसने क्या कहा कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि जी द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक टुगेदर बाय वायलेंस। अब वो उसी को डीऑर्गुमेंटेट कर रहा है। क्या कह रहा है कि भाई ये फॉल्ट है भाई डॉक्टर जॉनसन की, पॉइंट्स आउट इज नॉट देयर। ठीक है, ये डॉक्टर जॉनसन की फॉल्ट जो पॉइंट आउट की गई है ये वो नहीं है। रादर देन द यूनिटी ऑफ हेट्रोजीनियस आइडियाज इज कॉमन टू ऑल पोएट्री। हम सिर्फ इसको मेटाफिजिकल पोएट्री का हिस्सा नहीं कह सकते। अभी तक जितनी भी पोइट्री हुई है, मतलब डॉक्टर जॉनसन तो कहता है ना ये सिर्फ मेटाफिजिकल पोइट्री में हुआ है, लेकिन ये उसको अब डी ऑर्गुमेंटेट कर रहा है। वो कह रहा है नहीं, इस तरह की पोइट्री तो हर किसी ने की है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। द इलियट सेज दैट Donne and other poets of the 17th century were the direct and normal development of the sorry
हाँ, what the direct and normal development of the precedent age, अब से पहले की जो एज आई है उसका डायरेक्ट या नॉर्मल डेवलपमेंट है। वो कहता है, इलियट कहता है कि डन और बाकी जितने भी 17th सेंचुरी के पोइट्स हैं वो डायरेक्ट या नॉर्मल डेवलपमेंट है ऑफ प्रेसिडेंट एज के। And their characteristic virtue was something valuable, which subsequently disappeared. Dr. Johnson has rightly pointed out that these poets were analytic. They give too much analysis and dissection of particular emotional situation. But he has failed to see that they could also unite the concepts they had analyzed into new whole. Eliot shows that their special virtue was the fusion of heterogeneous material into a new unity. अब इलियट क्या शो कर रहा है, वो कहता है इनकी जो स्पेशल वर्च्यू या वर्क है वो क्या है, फ्यूजन ऑफ हेट्रोजीनियस मटेरियल इनटू न्यू यूनिटी आफ्टर डिसएसोसिएशन। एक नई यूनिटी है आफ्टर उनकी डिसोसिएशन के बाद। इन अदर वर्ड्स, मेटाफिजिकल पोएट्री इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पोएट्री बाय यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी क्या होती है, जो आपको 5 सेंसेस के थ्रू फील होती है, ठीक है। बट लेटर अनफॉर्चुनेटली, ये हमने जॉन कीट्स में पढ़ी होगी, आपने जॉन कीट्स की सेंसिबिलिटी के बारे में शायद पढ़ा हो पार्ट 2 में। ये वही वाली सेंसिबिलिटी है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि आपके 5 और सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो इस चीज को फील करें। बट लेटर अनफॉर्चुनेटली डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ओवरटुक इंग्लिश पोएट्री। Eliot says that great Elizabethans and early Jacobians, अब वो किसकी बात कर रहे हैं, अब वो पीछे उसने किसकी बात की, पहले उसने जॉन डन की बात की और कॉली की बात की, फिर उसने डॉक्टर जॉनसन की बात की, फिर उसने 17th सेंचुरी पोइट्स की बात की। अब वो किसकी बात कर रहा है, एलिजाबेथन्स एंड जैकोबियंस, ठीक है। अब वो एलिजाबेथन और जैकोबियंस के हिसाब से आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बताएगा। अच्छा, फिर वो कहता है, Eliot says that great Elizabethans and early Jacobians had developed a unified sensibility which is expressed in their poetry. By sensibility, Eliot does not merely mean feeling of or the capacity to receive sense impressions. वो कहता है ये खाली sense impressions नहीं होता भैया कि आप sense impressions के जरिए आपकी ये capacity है कि आप वो sense impressions जो है वो receive करते हैं या उनको feel करते हैं। He means much more than that. वो कहता है ये इसका भाई sensibility सिर्फ इस meaning तक महदूद नहीं है, इसके और भी काफी meanings हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या meanings हैं। By sensibility, he means a synthetic faculty, a faculty which can amalgamate and unite thoughts and feelings, which can also fuse the varied and disparate into a single whole. वो कहता है sensibility से मुराद वो synthetic faculty है। synthetic पता है ना, एक organic होता है, एक synthetic होता है, ठीक है। फैकल्टी विच कैन, ये वो फैकल्टी है जो कि amalgamate करती है या unite करती है thought और feelings को, which can fuse the varied and disparate into a single whole, often opposite and contradictory experiences. अक्सर वो क्या करती है, ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी, डिफरेंट, कॉन्ट्राडिक्ट जो कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस, टू ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसको भी वो जो है मिक्स अप कर देती है, यूनाइट कर देती है। The Elizabethans had such a rich sensibility. They were widely read, learned. They thought on what they read. Consequently, their thinking and learning modified their mode of feeling. Then Eliot gives concrete arguments to show that such unification of sensibility and such fusion of thought and feeling is also found in the poetry of Donne, as well as in much of modern poetry, but it lacks in the poetry of Tennyson. अब वो कहते हैं ये जो फ्यूजन ऑफ थॉट है ना, ये पोएट्री ऑफ डन में तो मतलब पाई जाती है और मॉडर्न पोएट्री में भी है, लेकिन टेनिसन की पोएट्री में ये चीज नहीं है। Eliot observed that after Donne and Hubbard, a sort of change came over English poetry. These poets lost the ability of uniting thoughts and feelings. अब जो है वो कहता है एकदम से इंग्लिश पोएट्री के अंदर एक चेंज आ गया और इन्होंने वो जो यूनाइटेड थॉट एंड फीलिंग्स की जो एबिलिटी थी इन्होंने वो खो दी। The unification of sensibility was lost and the dissociation of sensibility set in. After that, the poets can either think or feel. There are either intellectual poets who can only think or there are poets who can only feel. ठीक है, सिर्फ ऐसे इंटेलेक्चुअल पोएट्स आ गए जो कि या तो सिर्फ सोचते थे या फिर वो सिर्फ फील करते थे।
not both are at same. The poets of the 18th century, अब 18वीं सदी के poets की, पहले हमने 17th century के poets की बात की, अब 18th century के poets की बात करते हैं. The poets of 18th century were intellectuals. They could think but could not feel. The romantics of 19th century could feel but could not think. Tennyson and Browning can merely reflect or ruminate on their experience but cannot express it poetically. They do not feel their thought as immediately as the odor of a rose. But a thought of Donne was an experience. It modified his sensibility. लेकिन आप देखें जॉन डन जो है वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड एक थॉट जो है वो अपनी पोइट्री में डालता था, तो इस वजह से उसकी सेंसिबिलिटी जो है वो मॉडिफाई होती थी. देखिए, बात जब अमल करके बोली जाए या लिखी जाए उसमें वजन आता है, लेकिन बात अगर जस्ट इसलिए बोली जाए कि उसमें खूबसूरती पैदा हो जाए, उसमें इनोवेटिवनेस पैदा हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर इमोशंस नहीं आ सकते. मुझे आज भी याद है, मुझे ना एक दफ़ा ख़त्मुल कुरान पे ना स्पीच करनी थी और हमसे पहले वाला बैच जा रहा था. उन्होंने डिटेल्ड 3 इयर्स का कोर्स किया था हमसे पहले वाले बैच ने. मेरी टीचर ने मुझे, मेरी 3 टीचर्स थी जो मुझे कुरान पढ़ा रही थी एट दैट टाइम, उनमें से ये तीनों ने मुझे कहा कि स्पीच आसमा करेगी. और जिन टीचर ने मेरी स्पीच प्रिपेयर करवानी थी उन्होंने मुझे कहा कि आसमा स्पीच जो तुमने बोलनी है ना वो बोलनी है जो तुम फील करती हो, तुमने लिखना कुछ नहीं है, जस्ट मेक पॉइंट्स और रोस्टम पे जाके ना उस कागज के टुकड़े को बंद कर देना, ठीक है. कहती अगर तुमने वो पढ़ना शुरू कर दिया ना तो इमोशंस नहीं आने, ठीक है. तो जब आप कागज का टुकड़ा बंद करते हैं और एक अंदर के इंसान को जब आप बाहर निकालते हैं, या आपका, मेरा कुरान के साथ क्या ताल्लुक था, मैंने जब वो बयान किया तो लिटरली आई वाज वीपिंग एट दैट टाइम एंड द होल, उस वक्त जितने भी लोग थे उस पूरे कोई 150 200 250 खवातीन बैठी हुई थी उस इतने बड़े हॉल में, और दैट वाज अ ग्रैंड फंक्शन. और उधर जाके मैंने वेरी फर्स्ट टाइम स्पीच की थी और वो बयान दिया था मैंने कि मेरा रिलेशन क्या है कुरान के बाद और मेरे अंदर क्या चेंजेस आई कुरान पढ़ने के बाद. तो मैं तो चले रो रही थी, मेरे साथ तो हुआ था. जब मेरी स्पीच खत्म हुई तो पता चला कि वो मिसेस बेस कमांडर से लेकर नीचे तक सारे ही रो रहे. द थिंग इज दैट कि इमोशंस उस वक्त तक नहीं आ सकते, आपकी सेंसिबिलिटी उस वक्त तक नहीं जाग सकती जब तक आप अमल करके नहीं बोलते, ठीक है. अमल करके बोला हुआ एक एक लफ्ज दूसरे की सेंसिबिलिटी को जगा देता है, उसके 5 सेंसेस उस वक्त फील करते हैं वो चीज़. लेकिन अगर मैं एक स्पीच तैयार करके ले जाती और मैं जस्ट ये कहती कि मैंने लोगों को अवेयर करना है कुरान के बारे में, तो कभी भी ना होता. तो वो एक अवेयरनेस ही होती, वो सेंसिबिलिटी ना होती, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंसिबिलिटी एंड अवेयरनेस. समझ आ गई बात, सेंसिबिलिटी क्या होती है. तो ये आपको एक सेंसिबिलिटी मैं आपको बताना चाह रही थी कि होती क्या है, तो इसलिए मैंने आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताया. When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it constantly amalgamates disparate experience. The ordinary man's experience is chaotic. हमेशा एक आम इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है chaotic फॉर्म में होता है, मतलब irregular फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, फ्रेगमेंटरी, बिखरा हुआ होता है. if the if the later the poet Johnson falls in love or reads Spinoza और एक्सपीरियंस द नॉइस ऑफ टाइपराइटर और स्मेल ऑफ कुकिंग, ठीक है, जब वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करेगा, दो दीज एक्सपीरियंस हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, येट इन द माइंड ऑफ पोएट these experiences are always forming new wholes. In other words, the metaphysical poets had a unified sensibility which enables them to assimilate and fuse the most disparate and heterogeneous experiences into a new whole. They could feel their thoughts as intensity as the odor of a rose. ठीक है, कैसे इंटेंसिटी होती है, जैसे एक फूल की खुशबू होती है, आपको फूल नजर भी आ रहा है, एक रोज नजर भी आ रहा है और आप उसके पास खड़े भी हैं, आप उसको फील भी कर रहे हैं, आप उसको टच भी कर रहे हैं और उसकी खुशबू आपके सांसों में भी महसूस हो रही है. वो आप उसका जो ऑर्डर है आप थ्रू सेंस ऑफ स्मेल उसको फील कर रहे हो, ठीक है. तो ये होती है सेंसिबिलिटी. That is to say, they could express their thought through sensuous imagery. In his poems, Donne expresses his thoughts and ideas by embodying them in a sensuous imagery, and it is mainly through the unification of sensibility that the imagery finds its appropriate expression.
Then Eliot proceeds to examine the close similarity between the age of Donne and the modern age. He observed the consequent similarity between the sensibility of metaphysical and modern poets. The metaphysical are difficult. The poet in the modern age is also bound to be difficult. Therefore, the modern poet also uses conceits and methods such similar to those metaphysical. अब वो कहता है कि जो मॉडर्न पोएट है ना, ये क्या यूज करता है, कंसीट और मेथड्स को. बेटा इसको जरा इन्वर्टेड कॉमास और अंडरलाइन कर लें. पेपर में भी ऐसे इन्वर्टेड कॉमास और अंडरलाइन आप करके आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. Much similar to those of metaphysical. Like metaphysical poets, the modern poet also transmutes his ideas into sensation and transforms feelings into the thoughts. तो मेटाफिजिकल पोइट्स जो है वो मॉडर्न पोइट जो है वो अक्सर वो भी इसी तरह ट्रांसम्यूट करते हैं अपने आइडियाज को सेंसेशन में और उनको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं फीलिंग्स इनटू थॉट्स में. In other words, Eliot wants to say that Donne and the other metaphysical are in the mainstream of English poetry, and modern poets are their direct descendants. This stream flows direct from the Elizabethan age right up to the modern age. Only and unfortunately, this continuity was broken for a short time under the influence of Milton and Dryden, who are great masters of language but not of the soul. The Milton broke the tradition of English poetry. The poet has different faculties and sensibilities. He must try to achieve unification of his sensibilities and must try to express his unified sensibility in his poetry. Only such poetry would be complete, but it would be complex and difficult. Though the metaphysical as well as the modern have their complexity, yet they also have completeness and maturity. तो metaphysical जो है as well as modern उनके अंदर complexity है, yet they also have completeness and maturity. ये भी बात ठीक है कि उनके अंदर completeness भी और maturity भी है. नीचे देखें बेटा points to remember लिखें. अगर किसी क्वेश्चन में जाके आप फंस जाते हैं, आप ब्लैंक हो गए, आपको समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन आता है, आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे ना, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, स्केल ऑफ डॉक्टर जॉनसन, सॉरी जॉन डन, फिर नंबर 4 पैरा था डॉक्टर जॉनसन एंड ड्राइडन, 14th सेंचुरी पोएट, अ थॉट टू जॉन डन वाज एक्सपीरियंस. इसमें एक और चीज थी, हमने सेंसिबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने 18th एंड 19th पोइट्री के बारे में पढ़ा, हमने मेटाफिजिकल पोएट्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंग्लिश पोइट्री पढ़ा. इस तरह के बेटा पॉइंट्स बनाए और उसके ऊपर अगर आप एक एक पैराग्राफ भी लिखना शुरू करें तो यू कैन अचीव वेरी गुड मार्क्स. लेकिन आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो मैं आज आपको शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने लिखना, ठीक है, पेपर में, एग्जाम्स में इंशाल्लाह. अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो